फेहमर्न बेल्ट सुरंग यूरोप की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जो डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ने का लक्ष्य रखती है। सुरंग इस क्षेत्र में यात्रा और व्यापार को बदलने और आर्थिक लाभ लाने की क्षमता रखती है। लेकिन यह परियोजना तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। क्या यह इन बाधाओं को पार कर पाएगी? इसका उद्देश्य उत्तरी जर्मनी को डेनमार्क के जीलैंड और कोपेनहेगन द्वीपों से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क और रेल सुरंग बनाना है। यह सुरंग मध्य यूरोप और स्कैंडिनेविया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में लोलैंड से फेहमर्न तक की यात्रा में फेरी से लगभग 45 मिनट का समय लगता है, जिसमें प्रतीक्षा और बोर्डिंग का समय शामिल नहीं है। फेहमर्न बेल्ट सुरंग के पूरा होने के साथ यह यात्रा समय कार से केवल 10 मिनट और ट्रेन से मात्र 7 मिनट रह जाएगा, जो यात्रियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन होगा और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। सुरंग के अंदर हाई स्पीड रेल लाइन की क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। फेहमर्न बेल्ट सुरंग रॉडबी और पुटगार्टन के बीच चलने वाली अत्यधिक उपयोग की जाने वाली नौका सेवा की जगह लेगी, जिसका प्रबंधन फिलहाल स्कैंडलाइंस द्वारा किया जाता है। इस सुरंग के पूरा होने से परिवहन को सरल बनाने और फेमर्न तराई व व्यापक यूरोपीय नेटवर्क के बीच संपर्क बढ़ाने की उम्मीद है। लेकिन इस सुरंग की खासियत इसकी अनूठी विशेषताएं और विशेष डिजाइन है। पानी के नीचे की सुरंगें आमतौर पर बोरिंग और डुबाने की तकनीकों से बनाई जाती हैं। सुरंग बोरिंग गहरे पानी में 4 या 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंगों के लिए होती है, जबकि डुबाने की तकनीक उथले पानी की सुरंगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। डुबाने की प्रक्रिया में समुद्र तल पर खाई खोदना, रेत या बजरी से नींव बनाना और प्रीकास्ट कंक्रीट सुरंग खंडों को सावधानी से रखना शामिल होता है। इसके बाद खंडों को बैकफिल की सुरक्षात्मक परत से ढका जाता है। तो इस परियोजना के डिजाइनर क्या उपयोग कर रहे हैं? फेहमर्न बेल्ट डूबी हुई सुरंग तकनीक को चुन रही है। पूरा होने पर यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी डूबी सुरंग का रिकॉर्ड बनाएगी, जो तुर्की के बोस्फोरस में 13.5 किलोमीटर की मरमराए सुरंग को पीछे छोड़ देगी। डेनमार्क की फेहमर्न बेल्ट परियोजना प्रबंधक ने रैम्बोल, अरुप और टीसी संघ के डूबी सुरंग डिजाइन के चयन की घोषणा की। यह सुरंग दुनिया भर में सबसे लंबी संयुक्त सड़क और रेल सुरंग होगी। सबसे लंबी पानी के नीचे की सड़क और रेल यातायात के लिए सबसे गहरी डूबी हुई सुरंग और दूसरी सबसे गहरी कंक्रीट डूबी हुई सुरंग। फेहमर्न बेल्ट ट्रेंच का सबसे गहरा भाग 35 मीटर है और सुरंग के हिस्से लगभग 10 मीटर ऊंचे होंगे। इस परियोजना के लिए 45 मीटर से अधिक गहराई तक पहुंचने की क्षमता वाले ड्रेजिंग बार्ज आवश्यक हैं। ड्रेजिंग से 40 से 50 मीटर चौड़ी और 12 से 15 मीटर गहरी खाई बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी की भारी मात्रा निकाली जाएगी। पारंपरिक ड्रेजिंग उपकरण लगभग 25 मीटर गहराई तक सीमित है, इसलिए गहरे खंडों के लिए ग्रैब ड्रेज और ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेज की आवश्यकता हो सकती है। फेहमर्न बेल्ट सुरंग के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट सुरंग खंडों में लगभग 40 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा एक आयताकार क्रॉस सेक्शन होगा। इन खंडों में 4 मार्ग शामिल होंगे, 2 कारों के लिए, 2 ट्रेनों के लिए और एक छोटा सेवा मार्ग। वाहनों के लिए उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने वाली ट्यूब 11 मीटर चौड़ी होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 2 यात्रा लेन और एक ब्रेकडाउन लेन होगी। ट्रेन मार्ग उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने वाली दोनों दिशाओं के लिए 6 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे होंगे। 3 मीटर चौड़ा सेवा मार्ग भी शामिल किया जाएगा। स्टैंड ऑन ऑफ स्पेस सहित कुल चौड़ाई 41.2 मीटर होगी। सड़क और रेल ट्यूबों की व्यवस्था मौजूदा ढांचे के साथ मेल खाती है, जिससे जटिल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह सुरंग इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसमें 79 हिस्से हैं और हर हिस्सा 217 मीटर लंबा है। इसे ड्रॉगडन ट्रेंच जैसा समझें, पर बेहतर। यह सिर्फ सुरंग नहीं है, यह 2 सड़क ट्यूब, आपात स्थितियों के लिए एक ट्यूब और कुशल परिवहन के लिए 2 रेल ट्यूबों की प्रणाली है। इसकी कार्यक्षमता के अलावा इसमें 10 सेवा तत्व होंगे। ये बैक स्टेज सुरंगों की तरह है, जिनमें से प्रत्येक 85.7 मीटर तक फैली हुई है। वे न केवल चौड़ी और ऊंची हैं, बल्कि एक सबफ्लोर से सुसज्जित हैं, जो एक तरह के बेसमेंट के रूप में कार्य करती हैं। बेसमेंट सभी तकनीकी उपकरणों का घर होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। अब आइए जानें कि यह सरल संरचना कैसे काम करेगी।
2 सड़क ट्यूब कारों को आसानी से गुजरने की अनुमति देंगी, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा। आपातकालीन ट्यूब अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सुरक्षित निकलने का मार्ग प्रदान करती है। रेल की दिशा में 2 रेल ट्यूब तेज और कुशल यात्रा को सुनिश्चित करती है। सर्विस टनल चौड़े और लंबे खंड के साथ तकनीकी कुशलता का एक उत्कृष्ट नमूना है। उन्हें नियंत्रण कक्ष के रूप में सोचें, जो सुनिश्चित करता है कि वेंटिलेशन से लेकर प्रकाश व्यवस्था तक सब कुछ निर्बाध रूप से संचालित हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के लिए भारी वित्त और समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। मार्च 2009 में जब डेनिश फॉल्कर्टिंग ने फेहरमैन बेल्ट फिक्स्ड लिंक परियोजना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी, तो शुरुआती लागत अनुमान 42 अरब डेनिश क्रोनर था। इस व्यापक अनुमान में विभिन्न संवर्धन शामिल थे, जैसे कि डेनमार्क की तरफ 160 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण और सिंगल ट्रैक से डबल ट्रैक का अपग्रेड, कुल मिलाकर 1.5 अरब यूरो। फिर 2011 में अनुमान बढ़कर 5.5 बिलियन यूरो हो गया। जर्मन रेल कनेक्शन के लिए कम से कम 1 बिलियन यूरो अलग से आवंटित था, जिसे जर्मन सरकार को कवर करना था। फेहरमैन बेल्ट फिक्स्ड लिंक का वित्त पोषण मुख्य रूप से टोल से चुकाए जाने वाले उधार पर निर्भर करेगा। डेनमार्क ने परियोजना के लिए वित्त पोषण की गारंटी देने की जिम्मेदारी ली, जिसकी अनुमानित लागत 4.7 बिलियन यूरो थी। जर्मन भागीदारी जर्मन पक्ष पर भूमि आधारित सुविधाओं के विकास तक सीमित थी। समझौते के हिस्से के रूप में डेनिश सरकार विशेष रूप से फिक्स्ड लिंक का स्वामित्व रखेगी, उधार चुकौती के बाद टोल राजस्व को बनाए रखेगी और टोल स्टेशन पर संभावित नौकरी के अवसरों का लाभ उठाएगी। डेनिश रेलवे सिस्टम के उन्नयन के लिए शुल्क एकत्र किया गया था। जर्मनी में परियोजना में सड़क को चौड़ाकर 4 लेन बनाना और रेलवे ट्रैक को 2 गुना करना शामिल था, जिसका खर्च जर्मन सरकार ने बिना टोल के उठाया। फेहरमैन बेल्ट फिक्स्ड लिंक की महत्ता को देखते हुए यूरोपीय संघ ने इसे 30 प्राथमिकता वाली परिवहन परियोजनाओं में से एक घोषित किया। इस कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए यूरोपीय संघ ने 600 मिलियन से 2 बिलियन यूरो तक की सब्सिडी देने का वादा किया। इस निवेश से यूरोप को 5% लाभ की उम्मीद थी। परियोजना का निर्माण 1 अप्रैल 1998 से 2021 तक अनुमानित था। अब तक लागत करीब 7.5 बिलियन डॉलर है। इसे वित्त पोषित करना बड़ी समस्या नहीं लगती। इस परियोजना के सामने एक और गंभीर समस्या है और हम अब उसका खुलासा करने वाले हैं। पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि फेहरमैन बेल्ट को पार करने का विचार जर्मनी के एकीकरण से पहले से ही चर्चा में रहा है। हाँ, आपने सही सुना। उस समय कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी से जुड़ने की असंभवता को देखते हुए एकमात्र संभव मार्ग हैम्बर्ग की ओर था। यूरोप में महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद फेहरमैन बेल्ट के लिए दृष्टिकोण निश्चित लिंक स्थिर है। कुछ आलोचकों का कहना है कि शीत युद्ध युग की इस अवधारणा में कोपेनहेगन और बर्लिन के बीच कनेक्शन को प्राथमिकता देना और व्यापक पैमाने पर स्कैंडिनेविया से पूर्व वार्सो संधि देशों तक एक लिंक बनाना विवादास्पद बहस का विषय है। इसके जवाब में प्रस्तावित जीएसए रोस्टॉक ब्रिज, जो लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है, फेहरमैन बेल्ट फिक्स्ड लिंक के लिए एक वैकल्पिक या पूरक समाधान के रूप में उभर रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह पूर्वी जर्मनी और स्कैंडिनेविया के पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों को, खासकर बर्लिन से, अधिक प्रभावी रूप से जोड़ सकता है। दिलचस्प यह है कि डेनिश साइकिलिस्ट फेडरेशन ने सुरंग की लागत में योगदान देने की पेशकश की है, हालांकि साइकिल पथ जोड़ने की कोई योजना नहीं है। जर्मन पक्ष से स्थानीय आपत्तियां उठी हैं, क्योंकि मौजूदा नौका यातायात से संभावित नौकरी के नुकसान की चिंता है। आलोचकों का कहना है कि निर्माण से मिलने वाले रोजगार अल्पकालिक होंगे और निवासियों का यातायात बढ़ेगा। जुटलैंड ग्रेट बेल्ट से मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे ट्रेन के शोर की चिंताएं हैं। इन चिंताओं ने विरोध को जन्म दिया, जिससे रेलवे मार्ग बदला गया। परियोजना के आर्थिक औचित्य पर भी सवाल उठे हैं, जो और संदेह पैदा कर रहे हैं। संशयवादियों का मानना है कि माल परिवहन में यात्री यातायात की भविष्यवाणियां अत्यधिक आशावादी हो सकती हैं, जिससे निवेश की वसूली का जोखिम है। यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय ने अनियंत्रित लागत वृद्धि के कारण
जर्मन भूमि कनेक्शन की योजना की आलोचना की है। परियोजना की लागत अनुमान से दोगुनी हो गई है, मुख्य रूप से कानूनी मानकों के अनुसार रेलवे की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने के कारण। स्थानीय लॉबिस्टों ने पुनर्संरेखण और अतिरिक्त शोर संरक्षण जैसे पहलुओं को प्रभावित करने में भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, यह परियोजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय क्षेत्रों पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं उठाती है। लेकिन हमने जो गहन शोध किया है, उससे यह समस्या ठीक हो सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले, जल गुणवत्ता, समुद्री जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जा सकता है। जीवन और तटीय आवासों के लिए यह सूचित निर्णय लेने और शमन उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। निर्माण में उन्नत सुरंग प्रौद्योगिकी समुद्र तल में गड़बड़ी को कम कर सकती है और परियोजना के समग्र पारिस्थितिक पदचिह्न को घटा सकती है। सटीक इंजीनियरिंग के साथ सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करने से सुरंग निर्माण को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है। साथ ही पर्यावरणीय नुकसान कम करने के लिए टिकाऊ निर्माण सामग्री और तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल कंक्रीट और नई निर्माण तकनीकों का उपयोग शामिल है, जो ऊर्जा खपत और अपशिष्ट को कम करते हैं। फेहमर्न बेल्ट टनल परियोजना की सफलता के लिए पर्यावरणविदों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग बढ़ाना भी शामिल होगा। तकनीकी उन्नति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है। समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर इस परियोजना का उद्देश्य जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक बनना है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो फेहमर्न बेल्ट सुरंग के 2020 में पूरा होने की उम्मीद है, जो टिकाऊ और विचारशील बुनियादी ढांचे की पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन हमेशा की तरह हम आपकी राय को बहुत महत्व देते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इस प्रोजेक्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगले अपडेट तक सुरक्षित रहें।